तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल एंड देयर वेरिएशंस। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आते हैं। लेकिन हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रीड करेंगे, इससे पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल आए उनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि वो ज़्यादा आपके पीरियोडिक बोर्ड्स पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ 2-3 लोगों का जो आपकी बुक में है। सबसे पहले आपकी बुक में पढ़ाया जाता है डॉबिनर ट्रेट को, डॉबिनर ट्रेट को पढ़ाया जाता है। तो किसको पढ़ाया जाता है? इन्होंने क्या बोला था और इनको क्यों रिजेक्ट कर दिया, ये हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि भाई अगर आप इन्हीं दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को क्या करते हैं, उनके मीन निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ले लिया, मान लीजिए लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है 7। ठीक, फिर उन्होंने ले लिया पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या होता है 39। ठीक, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है? इसी को बोलते हैं मीन निकालना। दो नंबर है तो दो नंबर को, 2 नंबर्स को 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 3 नंबर्स होते तो 3 से डिवाइड कर देना, ये मीन होता है। आप अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा। ठीक, तो क्या आएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, आगे 23। अब उन्होंने सर्च करना चालू किया कि 23 एटॉमिक मास होता है किसी एलिमेंट का, 23 एटॉमिक मास होता है। तो उन्होंने फाइंड किया तो उनको पता चला कि हाँ होता है सोडियम का। ठीक, तो उन्होंने देखो ये बताया, उन्होंने कहा देखिए ट्रेड्स बन गए, 3 एलिमेंट का ग्रुप बन गया। अब प्रॉब्लम क्या आई, समझ में आया ना? कि उन्होंने कहा कि किन्हीं दो एलिमेंट्स का आप मीन निकालोगे, मीन निकालने पे जो नंबर आपको मिलेगा, मीन निकालने पे जो नंबर मिलेगा उस वो किसी ना किसी का तो एटॉमिक मास होगा ना, जिसका एटॉमिक मास होगा उसको बीच में प्लेस कर दिया। इस तरह से उन्होंने कई ढेर सारे ग्रुप बना दिए, लेकिन कई ऐसे ग्रुप बने जो इस लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। ठीक, कई लोगों की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं सिमिलर हो पा रही थी। ठीक है, तो इस वजह से इनके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब हमें पढ़ना तो है नहीं, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए आपको ये बताया। अच्छा, इसके बाद वर्बली सुन लीजिए मुझसे। ठीक, आपकी बुक में होगा, आप रीड कर लेना। अगर आपको यकीन ना हो, हम लोग प्रीवियस ईयर करके देखेंगे एक बार। ठीक, देखेंगे क्या इनमें से पूछा जाता है। अगर पूछा गया होगा पिछले 5-10 सालों में इनके ऊपर क्वेश्चन, या रिसेंटली 5 साल में अगर इनके क्वेश्चन आए होंगे डॉबिनर ट्रेड या न्यूलैंड से, अगला तो हम लोग उसको प्रीवियस ईयर में कवर कर लेंगे, उसकी परेशान नहीं होने की बात है आपके लिए। अच्छा, डॉमिनर ट्रेड के बाद जो फेमस एक पढ़ते हैं जिनको हम, वो है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने भी अपने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लेकिन उन्होंने कैसे किया? 8 नोट ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं उस पर अरेंज कर दिया गया। अच्छा, वो भी रिजेक्ट कर दिए गए, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। बेसिकली उसके बाद जो आते हैं मेंडलीव, मेंडलीव को फिर हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कई थोड़ी बहुत चीजें थी जो मोज़ले के पीरियोडिक टेबल से मैच कर रही थी, देखने को मिलेंगी हमें, है ना? तो अब मेंडलीव ने क्या बताया? मेंडलीव ने भी अपने एटम पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास पे ही अरेंज किया। ठीक, एटॉमिक मास पे अरेंज किया। खास बात क्या थी मेंडलीव में? मेंडलीव ने अपने जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कितने पीरियड बना रखे थे? उसमें बना रखे थे 7 पीरियड्स। और ये देखिए 7 पीरियड्स, जरा इसको हम बड़ा करते हैं। ठीक है, ये 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप, सॉरी 7 पीरियड बना रखा था और 8 ग्रुप बना रखा था। 7 पीरियड्स कैसे होते? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या? ऐसे ऐसे। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऐसे। तो वर्टिकल क्या थे? वर्टिकल क्या थे इसमें? वर्टिकल थे ग्रुप, वर्टिकल थे ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल क्या थे? हॉरिजॉन्टल थे आपके कॉलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉलम थे। तो अब ये बात हो गई। अब अगर हम इसकी बात करें और आगे बढ़ें, तो मेंडलीव की भी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से मेंडलीव को रिजेक्ट किया गया। ठीक, उसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं फिक्स कर पाए वो। हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस किया जाएगा उनको नहीं मालूम था, नहीं बता पाए इस चीज़ को। वो आइसोटोप्स को नहीं बता पाए, आइसोटोप्स की पोजीशन को। वो रेयर एलिमेंट को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, है ना? तो इस वजह से ये रिजेक्ट हो गए। अब हम जिनको पढ़ते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन आएगा, हम उनको रीड करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम इसको देखते हैं ये दिखता कैसा है। आपकी बुक में भी बना होगा, देखिए। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रुप के नाम पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रुप के नाम। नाम तो बहुत सारे हैं बेसिकली,
याद भी हो जाएंगे, अभी पढ़ते ही पढ़ते आपको याद हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक। देखिए जैसे कि मेंडलीव में कितने पीरियड्स थे, 7 थे, तो 7 पीरियड्स यहाँ पे भी हैं। उसमें कितने थे, 8 कॉलम। देखिए कितने थे, 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप थे, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक, 8 ग्रुप थे। यहाँ देखिए कितने हैं, यहाँ आपको कितने मिल रहे हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 7 पीरियड्स यहाँ पे भी हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का क्या बताने जा रहे हैं, हम लोग वर्टिकल ग्रुप्स के नेमिंग को याद करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला वर्टिकल कॉलम जो है यहाँ पे, ठीक, ये इसका नाम क्या है, इस पहले ग्रुप का नाम क्या है, इस पहले ग्रुप को नाम को कहते हैं आप अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप के नाम को क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल। फिर इस 18 ग्रुप, ये जो बहुत फेमस है, इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस या जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस, ठीक। तो नोबल गैस, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस, ये सब बोला जाता है 18 ग्रुप को। उसके बाद अब अगर आप देख रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप का पता चल गया आपको, सेकंड का पता चल गया, 18 का बता दिया, चलिए 17 का क्या होता है, 17 को बोलते हैं हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं, हेलोजन। 16 को क्या बोलते हैं, 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। 15 को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, क्या, नाइट्रोजन। 6 कार्बन फैमिली, ठीक है, और 5 को बोरॉन फैमिली। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो इंपॉर्टेंट कौन कौन से कौन से याद होने चाहिए आपको, पहला ग्रुप याद होना चाहिए कि उसको अल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड याद होना चाहिए कि उसको अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, फिर आपको याद होना चाहिए 18 को नोबल गैस, जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। 17 याद होना चाहिए कि 17 को हेलोजन कहते हैं। अच्छा, हेलोजन की एक और खास बात, हेलो का मतलब होता है, हेलोजन क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं हेलोजन ग्रुप, ठीक। एक ये बात याद रखिएगा, वैसे नोट्स में मिल जाएंगी आपको, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ एक बार आपको, ठीक। तो आपको लगभग मुझे लगता है सारे ग्रुप्स के नाम पता चल गए, फर्स्ट से लेके 18 तक सारे ग्रुप्स के नाम पता चल गए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 3 से 4 5 है जिनको ज्यादातर पूछा जा रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, 18, 17, 16, बस ये बेसिकली मेन है। बाकी लिखे सारे हैं आपके पास। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। सेकंड ग्रुप को क्या पीछे दिखा दिया, अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल क्या होता है, बोरॉन फैमिली क्या है, ठीक है, कार्बन फैमिली क्या है, नाइट्रोजन क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली क्या है। ऑक्सीजन फैमिली का एक अदर नाम भी है, क्या है नाम, चैल्कोजन फैमिली। इस नाम से अगर पूछ लिया तो आधे लोग तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, चैल्कोजन, ठीक, चैल्कोजन फैमिली। 17 को क्या बोला गया, हेलोजन फैमिली, और ये क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं, नोबल गैस और इनर्ट गैसेस, ठीक है। अब 18 ग्रुप की एक खासियत है कि वो पीरियोडिक वेरिएशंस को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, उसका रीजन अभी भी हम लोग पढ़ेंगे जब पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। अब आते हैं जरा पीरियड पे। जरा देखिए पीरियड, हम लोगों ने पढ़ लिया ना, हम लोगों ने देख लिया कि ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप के नाम। अब पीरियड देखते हैं। पीरियड में नाम तो नहीं, लेकिन आप ये देखते हो इसमें एक चीज बहुत पूछी जाती है, बहुत ध्यान से गौर करिएगा जो मैं बताऊंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। पीरियड क्या है, फर्स्ट पीरियड में देखिए कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक। थर्ड में कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक। और फिर फोर्थ में इसी तरह आप ये पढ़ लीजिए। मैं रिकमेंड जैसे आपको बोला कि देखिए ये नाम है, ये ग्रुप के नाम है, ये ग्रुप के नाम पूछे जाते हैं, जैसे अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 18 के नाम जो इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप था, हेलोजन फैमिली का नाम याद रखिएगा कि 17 ग्रुप को हेलोजन फैमिली कहते हैं। इसी तरह इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें आपसे एलिमेंट पूछेंगे नहीं। देखिए सबसे पहली चीज जो आपको याद कर लेनी चाहिए वो ये है कि आपको पीरियोडिक टेबल में लाइन वाइज 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर उनका याद होना चाहिए, ठीक है।
1 से लेके 30 तक उसके एटॉमिक नंबर ऐसे सीरियल वाइज याद होने चाहिए। ये अगर आप नहीं करोगे तो पक्का बता रहा हूँ क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे पीरियोडिक टेबल से। ठीक, तो आपको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स के नेम याद होने चाहिए, पक्का पक्का याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप लाइन वाइज याद करना चाहते हो वर्टिकली, तो वर्टिकली ग्रुप्स के नाम, कुछ ग्रुप्स के नाम आप याद कर लीजिए जो मैं टिक कर रहा हूँ। पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, 18 ग्रुप, 17, 16, और अगर बस ये कितने, दो, टू, ये 3, बस इतना अगर आप याद कर लोगे और 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट याद कर लोगे तो सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले और दूसरे ग्रुप के लिए तो मेरे पास ट्रिक है, निमोनिक्स है, उसके बेसिस पे आप याद कर लो। लेकिन निमोनिक्स को याद करने का मतलब ये नहीं है, आपको सिंबल नेम भी करेक्टली फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, निमोनिक्स क्या है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रखे। अब निमोनिक्स तो याद कर लिया, बेटा मांगे कार, अब कार में के ए क्यों याद किए बैठा है, कार में के ए याद किए बैठा है तो गलत हो गया ना। इसीलिए निमोनिक्स को इस वे में याद करना कि आपको याद रहे बेटा सॉरी सी ए है। ठीक है, बेटा मांगे कार में सी ए है, के ए नहीं है। जैसे हमारे लिए ना करो, करो में के है, तो निमोनिक्स तो याद करने हैं लेकिन सिंबल का नेम ना बदले, इसको इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिलहाल इन तीनों के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई निमोनिक्स नहीं है। फिलहाल तो मार्केट में बहुत सारे निमोनिक्स लोग बना देते हैं, अपने बना देते हैं, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही याद किया था अपने टाइम पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन। ठीक है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, सेलेनियम, कौन सा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। तो अगर आप ये तीनों याद कर लोगे इस तरह से तो आप बहुत फायदे में रहोगे। इन एलिमेंट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्या बहुत हेल्प मिलने वाली है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 18, 17, 16 इनको वर्टिकली याद कर लीजिए और 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए, बस आपके एलिमेंट्स की बात हो जाएगी। अब पीरियड में पूछते क्या है, पीरियड में आपको पता है पहले में दो एलिमेंट्स हैं, फिर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इसमें एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो पूछा जाता है पीरियड और ग्रुप में, वो ये है कि लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है और लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है। जी, लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है और लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर है, अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 3। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है आपका ग्रुप नंबर 6। ठीक है, 7 भी होता है, लेकिन 7 की कुछ चीजें हैं वो अभी आप जब पीरियोडिसिटी पढ़ोगे तो मैं ये भी बता दूंगा ये ग्रुप नंबर 3 कैसे। पीरियड तो अच्छा अभी बता दे रहा हूँ, पीरियड तो अभी समझ जाओगे आप तुरंत। देखिए ये 5 में कितने हैं, जरा ग्रुप नंबर 5 में, पीरियड नंबर 5 में जरा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। इसमें कितने, देखिए 55 56 57 57 के बाद क्या है 58, तो 1 और 59 60 61 62 63। तो हम कैसे इसकी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर 17 देखिए 71 के बाद क्या आ गया यहाँ, तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, तो पीरियड 6 में कितने आपको देखने को मिले एलिमेंट्स, कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 32 एलिमेंट है यहाँ पे। इसमें कितने एलिमेंट है, 32 एलिमेंट है। ये तो ऐसे ही पता चल गया। इसी तरह 7 में भी 32 निकलेंगे, लेकिन अभी 7 ग्रुप पे देखिए कुछ 118 एलिमेंट्स हैं, अभी बहुत सौ पे रिसर्च चल रही है, ठीक है ना, इस वजह से कुछ, बस इसी वजह से अभी 7 ग्रुप को कन्फर्मली नहीं बोलते हम लोग, अभी उस पर रिसर्च चल रही है। क्योंकि ये सब जो एलिमेंट आप देख रहे हो, MD NO LR, इनको जाके देखिएगा इनके नाम क्या है, ज़रा पढ़िएगा। फिलहाल ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है 3, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है 6, कितने एलिमेंट होते हैं 32।
अच्छा, इसीलिए देखिएगा कहीं कहीं पे किसी बुक में 7 पे लिखा होगा इनकम्प्लीट है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 में अगर आप देखिए, आप तो कहोगे सर 1 2 3 4 ग्रुप नंबर तो कंप्लीट हो गया, इसमें तो फिर सिर्फ 4 एलिमेंट है। इसका रीजन बेटा जब पीरियोडिसिटी पढ़ोगे अभी जब, तो हम उसमें कवर करेंगे कि इसमें 4 एलिमेंट नहीं है। ग्रुप नंबर 3 में कितने एलिमेंट हैं वो हम लोग बाद में देखते हैं, अभी जस्ट 2 मिनट रुकिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपने पढ़ लिया सारे पीरियड्स में कौन किस में क्या 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 है, ठीक है। अब जरा ब्लॉक्स को देखते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स को देखते हैं, ब्लॉक्स क्या क्या हैं देखिएगा। अब ब्लॉक्स की बारी आ गई आपकी, ध्यान से देखिए ब्लॉक्स क्या हैं। ये जो पहले फर्स्ट सेकंड ग्रुप है इसको कौन सा ब्लॉक कहते हैं, एस। इसे क्या कहते हैं, पी। क्या है ये, पी। ये कौन सा है, डी। एस पी डी। और ये क्या है, एफ। एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ, ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एस पी डी एफ ब्लॉक हैं, इनके नाम भी होते हैं, इनके नाम भी होते हैं। अब ग्रुप नंबर आपने जो एस पढ़ा था, याद है एस पढ़ा था, यहाँ पे आपने पढ़ा था, यहाँ से एस, फिर पढ़ा था पी, एस पी, फिर इधर पढ़ा था क्या, डी, और नीचे को क्या पढ़ा था, एफ, है ना। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज और दिखाते हैं आपको, मिस ना हो आपकी कोई चीज, है ना। अगर आप ध्यान से देखिए, एस पी डी एफ, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ है आप बताइए, कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए ग्रीन ब्लॉक, यहाँ पे मार्क है, मेंशन्ड है, लेकिन मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ, मेंशन्ड है आपके में इसमें, लेकिन मैं नोटिस करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसको क्या बोला गया, रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या बोला गया, रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट। देखिए जितने भी इस तरह के कलर्ड हैं ये सब कैसे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट है। फिर ये क्या है, ये देखिए एक्टिनाइड एलिमेंट है ये, ठीक है, मेरे ख्याल से देख लिया होगा आपने। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं या नॉर्मल एलिमेंट इनका नाम है, क्या नाम है, ट्रांजिशन एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट इनका नाम होता है। एस और पी ब्लॉक को कहते हैं, ग्रुप को, ठीक है, ब्लॉक एस और पी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, पीरियड कितने होते हैं सब हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में कौन कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, फोर्थ में है कौन, है ना। अब सिक्स में क्या है, देखिए सिक्स में कितने एलिमेंट है, 32 एलिमेंट है, ठीक, इन ग्रुप 3 6 पीरियड। अब ये ग्रुप 3 के बारे में अभी मैंने बोला ना आपको, पीरियोडिसिटी के टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको पीरियोडिसिटी में कवर करते हैं। फिर आती है, देखिए अब आ ही गई आपकी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, जैसा कि मैंने कहा था, अब जो आप रीड करने जा रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का। यहाँ से जितना भी आप पढ़ोगे ना सब बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पे बोर्ड में क्वेश्चन उठते हैं आके, ठीक है, आते हैं। पीरियोडिसिटी क्या होती है, देखिए पीरियोडिसिटी को समझने से पहले मुझे आपको ट्रेंड दिखाना पड़ेगा, कई चीजें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। जरा पहले आप एलिमेंट के नाम देख लो, एलिमेंट्स, पहले ग्रुप के एलिमेंट देखते हैं कौन कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, किसका नाम पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने हाइड्रोजन। बेटा एक बात याद रखना, हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं, 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है। बहुत से लोगों की बेसिक्स भी कमजोर होंगी, उनको नहीं मालूम होगा कि ये सब क्या है कैसे है,
है ना। उससे पहले मैं इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपके 9th क्लास की डिस्कस कर देता हूँ कि एलिमेंट्स फिल कैसे होते हैं, कैसे आता है, वरना आपको मैं अगर ये बताने चलूँगा तो आपके ऊपर से यूं आएगा और निकल जाएगा। तो समझिए आपने 9th में पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने एक बताई थी चीज़, क्या उसने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और एक टाइम वो अपनी एनर्जी को लूज किया करते हैं। एक टाइम आता है कि वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाते हैं और एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। अगर कोई बंदे को यही नहीं मालूम है एटम क्या होता है, देखिए ये होता है आपका न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता रहता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यही चीज उन्होंने बोला कि यार रिवॉल्व किया करते हैं, एक टाइम आता है कि इसके अंदर कोलैप्स कर जाते हैं। तो रदरफोर्ड के हिसाब से तो ये बता दिया उन्होंने भाई, लेकिन बोहर ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है, और असल में होता क्या है कि एटम के चारों, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक एनर्जी शेल्स होती हैं, ठीक, उनकी एक अपनी लिमिट होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। तो पहली शेल की लिमिट होती है 2, सेकंड की 8, 18 और 32, ठीक, ये उसने बताया। और इसके लिए उसने फॉर्मूला भी दिया, क्या फॉर्मूला दिया, 2n²। n को क्या बताया उसने, n को बताया नंबर ऑफ शेल, क्या बताया, नंबर ऑफ शेल। इसको नोट कर लीजिएगा साइड में अपने समझ के लिए, ठीक है, क्योंकि यह आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप इसको नहीं समझोगे तो पीरियोडिसिटी को शायद कहीं ना कहीं ना समझ पाओ आप, ठीक। उसको हम लोग एकदम कोर से समझेंगे कैसे हुआ, ठीक, ताकि अगर 9th में किसी की बेसिक्स भी कमजोर हो तो भी वो चीज समझ जाए, ठीक। देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल में उसने कहा कि देखो, जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि रिवॉल्व करता रहता है, एनर्जी लूज करता रहता है, एक टाइम आता है न्यूक्लियस से कोलैप्स करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बोहर ने कहा ऐसा यार नहीं है, सबकी एनर्जी शेल होती है। उसने बता दिया कि पहली एनर्जी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, फिर 18 आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं। और इसके लिए उसने क्या दे दिया, फॉर्मूला दिया 2n² का। अच्छा, n क्या था, नंबर ऑफ शेल था। n को अगर उसने बताया, तो अगर हम n पहली शेल की बात करें, n क्या है, नंबर ऑफ शेल है ना, तो अगर n की वैल्यू 1 हो, मतलब पहली शेल की बात करी जाए, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n का स्क्वायर होगा, तो 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या आएगा, इससे आने वाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, उस शेल का, जिस शेल का आप बताने वाले। तो पहली शेल की लिमिट 2 थी, तो देखिए 2 निकल के आ गया। अब अगर आप सेकेंड शेल की बात कर रहे हो, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, तो सेकेंड में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो 2 जा 4 और 4 2 जा क्या आ जाएगा, 8। देखिए सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की लिमिट है कि नहीं है। फिर इसी तरह 3 की हो जाएगी और इसी तरह 4 की हो जाएगी। तो हमको उसने बोहर ने ये बताया, और बोहर ने 2 रूल दिए। एक बोहर ने रूल दिया डुप्लेट का एक बोहर ने रूल दिया हमें डुप्लेट का, और एक रूल दिया उसने कहेगा ऑक्टेट, ठीक है, लिख नहीं रहा सही से, ऑक्टेट का। तो डुप्लेट और ऑक्टेट का रूल दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप जान लीजिए उसने क्या बोला। डुप्लेट ने उसने कहा कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसको स्टेबल मान लेंगे, और किसी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल मान लेंगे। ये कुछ एलिमेंट्स पे लागू हो रहा था, तो बेसिकली सबके लिए क्या, सब लोग ऑक्टेट बनाने की कोशिश करते हैं ज्यादातर एलिमेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया कि उन्होंने क्या बोला कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो भैया आप स्टेबल हो, या तो फिर आप अपने पूरी लिमिट फिल कर लो, ठीक है। या तो अगर आपकी शेल की लिमिट जैसे 18 है तो 18 का 18 फिल कर लो, या तो अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या 8 कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसने यही बोला कि अगर ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आपके आउटर मोस्ट शेल में, एक बात और ये भी ध्यान रखिएगा, बोहर ने यह कहा कि आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या, आउटर मोस्ट इस चीज को इस तरह से समझिए कि 8 इलेक्ट्रॉन से वो क्या है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ना। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाने चाहिए, 8 हो जाने चाहिए। तो ये समझिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जरा पीरियोडिसिटी। अब आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक, कोई चीज क्यों हो रही है, काहे हो रही है, एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगी। चलिए देखते हैं जरा। तो हाइड्रोजन का मैंने बताया, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहली शेल में 1 फिल कर लिया। फिर कौन आता है हाइड्रोजन के बाद, लिथियम। लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। पहली शेल में कितना फिल करेगा, 1, और फिर जो पहली शेल में कितना फिल करेगा, 2, फिर जो बचेगा वो आगे भेज देगा 1। फिर लिथियम के बाद कौन आते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम में कितने होते हैं, लिथियम के बाद आएंगे सोडियम, ठीक है।
लिथियम के बाद कौन आने जा रहा है? सोडियम। सोडियम में कितने होते हैं? 11। तो पहली शेल में 2, देन 8, देन जो उसका एक बचा इलेक्ट्रॉन है वो आगे हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन आता है? पोटेशियम। पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 19। आप इलेक्ट्रॉन्स कह लो या प्रोटॉन्स कह लो, इससे एक और बात मुझे याद आ रही है, तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। असल में एटॉमिक नंबर डायरेक्टली कहाँ पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे। जबकि आप देख रहे हो कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, उतना ही एटॉमिक नंबर है। लेकिन किससे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर? प्रोटॉन पे। क्यों? क्योंकि जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या वो गेन करेगा। तो डोनेट और गेन करने के चक्कर में वो क्या अपना चेंज कर देगा? इलेक्ट्रॉन नंबर तो चेंज कर देगा। तो क्या उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं। तो रिएक्शन के टाइम पे प्रोटॉन नहीं एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखा जा रहा है। वो किसके हिसाब से देखा जाता है? प्रोटॉन के हिसाब से। हमको मालूम भी है कि शायद आपको ये बात ना क्लियर हो, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे जब पढ़ोगे अभी तो पक्का समझ में आएगा। जब केमिकल बॉन्ड पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग सेकंड चैप्टर, तब तो 100% समझ में आने वाली है ये बात। ठीक, तब तक अभी आप ये समझिए, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सब कुछ आएगा। अभी 19 है तो पहली शेल में 2, देन 8, देन 8, देन 1। देखिए थर्ड शेल की लिमिट तो उसकी 18 की थी। 2, 8, 18 बताया था ना। बोहर ने क्या बोला था? पहली शेल में 2, देन 8, देन 18, देन 32। 2, 8 फिल कर लिया था। देन उसकी शेल में कितने आ रहे थे? 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। लेकिन उसने क्या कहा था? स्टेबिलिटी कहाँ पे आती है? 8 इलेक्ट्रॉन पे आती है। तो उसने 9 को ब्रेक कर लिया, इसमें 8 फिल कर लिए, यहाँ तक स्टेबल है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करने के लिए आगे भेज देता है अपना। ठीक, देन अब हम क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिसिटी। की पीरियोडिसिटी क्या होती है? बहुत सिंपल से जान लीजिए। जो आपको एलिमेंट्स में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड दिखता है उसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? ये होता है उसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो सिमिलर है तो उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं सिमिलर होंगी। ठीक, इसी चीज को पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब पीरियोडिसिटी क्या कॉज है, कैसे होती, बताया ना कि जैसे कि हमने क्या बोला अभी आपसे, हमने कहा कि भाई अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अगर सिमिलर है, तो उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सेम ट्रेंड फॉलो करते हुए सब मिलेंगे। ठीक, इसीलिए टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एक वेरिएशन, एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पीरियोडिसिटी। अब आप क्या करिएगा, इसको एक बार रीड करिएगा। ठीक है, रीड करिएगा। ये इसी में इसमें मेन सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक, जैसे कि इसमें बताया। और एक बात जान लीजिए, एक बात ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखते हैं किसी एलिमेंट है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कोई एलिमेंट का, सोडियम Na है। Na का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब ने क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ही है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ही है, और क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। और कहने का मतलब ये भी है कि एटॉमिक नंबर ना डायरेक्टली रिलेट जो करता है वो प्रोटॉन से करता है, इलेक्ट्रॉन से इसलिए नहीं करता क्योंकि जब आप केमिकल रिएक्शन करते हो तब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में तो चेंज आता है, तो क्या एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा? सोडियम अब क्लोरीन से रिएक्ट किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना प्रोवाइड किया। मान लो इनकी पहली शेल में 2 है, देन 8 है, देन 1 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर देगा तो क्या इनका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा? इसीलिए नहीं, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे कि और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि देखिए सोडियम में क्या है? 11 है, 281। क्लोरीन में क्या होता है? 287। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इनको प्रोवाइड कर देगा, दे देगा। जब दे देगा तो क्या इनका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा? कहने वाली मतलब ये है, नहीं, ऐसा नहीं होता। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। क्यों? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से रिलेट करता है, और प्रोटॉन गेन और लूज नहीं होते हैं केमिकल रिएक्शन के वक्त, है ना। तो बस ये बेसिक रीजन था। आप पीरियोडिसिटी पढ़ लेना, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम क्या होता है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक, उससे पहले आप इसको देखिएगा ध्यान से, इसको पढ़िएगा। ठीक ठीक, शेल्स और
अब अलग अलग ट्रेंड आपको देखना है, मैं आपको एक साथ सब बता दूंगा अभी, ठीक है। लेफ्ट से राइट में क्या होता है, टॉप से बॉटम में क्या होता है, सब एक जगह पे आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये एक चीज आपको कई चीजें हेल्प करने में मदद करेगी। उससे पहले दो तीन चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल सी बात है, इतना जान जाइए। जब किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, उस टाइम जो एनर्जी उसको निकालने में लगती है उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगती है किसी एलिमेंट से, ठीक, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जरा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 11 281। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी हमें लगेगी उसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब मान लीजिए क्लोरीन है, 17 होता है, 287, ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐड होते वक्त किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड होते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। समझ में आया, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी निकलती है, निकालते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन कहीं जाके ऐड होता है, उस वक्त जो उस एलिमेंट से एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अच्छा, लास्ट में पढ़ते हैं जरा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ये किसी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक, उसके इलेक्ट्रॉन उसके शेयर पेयर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, ठीक, कि कौन कितनी जल्दी किसी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये चीज, ठीक। तो डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा है, जरा देखते हैं, जरा क्लोज आइए और पढ़िए क्या लिखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट, यहां पे गौर करिएगा, ये चीज, टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। नोबल गैस है कंप्लीट ऑक्टेट, इन्होंने क्या बताया कि जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस कौन सा, 18 ग्रुप, 0 ग्रुप और इनर्ट गैस, उनकी आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, कंप्लीट होती है ना, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ना ही वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन को ना ही वो देते हैं, तो उनके अंदर टेंडेंसी होती ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की, है ना, उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। चलिए, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ लिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ लिया, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ ली कि क्या होती है। अच्छा, डाउन अ ग्रुप अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले एक और चीज चलिए जानते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, हम एटॉमिक रेडियस जिसे कह सकते हैं। देखिए, बाई चांस मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लीजिए सोडियम का न्यूक्लियस है, सारे एग्जांपल सोडियम से दे रहे हैं, 281, ये पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन 8 है, देन 1, तो इसके सेंटर से यहां तक की जो ये है, ठीक है, इसके सेंटर से ये जो यहां से यहां तक की ये है डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, ठीक। अब आप ये भी पढ़ोगे कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कोई एलिमेंट कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन कौन कितनी जल्दी लूज कर रहा है, ठीक है, ये चीज क्या बनाती है, उसे ज्यादा मेटालिक बनाती है, ठीक। कौन कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किए दे रहा है वो क्या बनाती है, उससे मेटालिक उसका वो मेटालिक कैरेक्टर होता है। नॉन मेटालिक का जस्ट वाइस एंड वर्सा अपोजिट, कौन कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे ले रहा है, कौन जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा वो उतना क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो मेटालिक, नॉन मेटालिक, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको आप समझ लीजिए पहले एक बार अपने अंदर, फिर हम लोग लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम सबका एक साथ पढ़ेंगे, एक जगह पे वीडियो चार्ट बना लेंगे, उस एक चार्ट से आपको सब आ जाएगा, सब कुछ एक चार्ट में होगा, ठीक है, जितने वेरिएशन जितने ट्रेंड्स होते हैं। चलिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं टॉप से बॉटम में क्या होता है ठीक है, टॉप से बॉटम में क्या होता है ये देखते हैं जरा। अब देखिए यहाँ पे जरा इसको ट्राई करके देखें ये कैसे चलता है। नॉर्मल सा है, बेकार सा, हटाइए, ये देखते हैं, हम लोग अपने वाले के साथ खुश हैं, ठीक है भाई। देखिए, हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है और उसकी एक शेल होती है, इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कौन आ रहा है, लिथियम मान लीजिए। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली शेल में वो दो कितने फिल कर लेगा, पहली शेल में कितने फिल करेगा, पहली शेल में फिल करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर दूसरी में कितनी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद लिथियम के बाद कौन आ रहा है, सोडियम। सोडियम के कितने होते हैं, Na में होते हैं 11 होते हैं ना। तो पहली शेल में वो 2, देन वो 8 कर लेगा और लास्ट में क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। अच्छा, फिर आता है पोटेशियम। पोटेशियम में कितना होता है, पोटेशियम में होता है आपके पोटेशियम। पोटेशियम में आपके कितना होता है, उसके होता है यहाँ पे 19। पहली शेल में कितना करेगा, 2, देन 8, देन 8, देन 1। अच्छा, वो चाहता तो इसमें 9 फिल कर सकता था, ठीक है, 9 फिल कर सकता था, लेकिन वो स्टेबिलिटी गेन करता है ना। ऑक्टेट में क्या था कि मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, स्टेबिलिटी वो ऐसे ही गेन कर सकता था कि अगर उसके 9 इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक करके लिख दें 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी उसकी, और वो ज़्यादा स्टेबल फील करेगा और बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वो आगे कर देगा। अच्छा चलिए, अब आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ अगर आपको देखने को मिल रही होगी, हाइड्रोजन में कितनी शेल्स बन रही हैं, शेल्स खाली गिन रहे हैं अभी हम, ठीक। हाइड्रोजन में कितनी शेल है, 1। उसके बाद कितनी शेल है, इनमें 2, इनमें कितनी है, 3, और इसमें कितनी है, 4 शेल्स। यहाँ देखिए, आप देख भी रहे हैं, पहले 1 शेल है, फिर 2 है, ठीक है, फिर इसमें 3 है, फिर इसमें कितनी है, 4 शेल्स है। तो अगर आप देखो, ठीक अगर आप विजुअल करो, ठीक, आप खाली एक चीज विजुलाइज करो यहाँ पे जरा। पहले वाले में कितनी शेल है, 1। दूसरे, ये न्यूक्लियस है उसका, ठीक। ये दूसरे वाले में कितनी है, 2 शेल है। तीसरे वाले में कितनी है, ये 3 शेल है। और चौथे वाले में कितनी है, 4 शेल है। आप खुद बताओ साइज क्या होगा साइज क्या होगा, सबसे पहले हमको ये जानना है। टॉप से बॉटम में आ रहे हैं तो आपको साइज देखने को कैसा मिल रहा है, भाई आप बताओगे कि शेल्स बढ़ रही हैं, सीधी सी बात है, ये साइज बढ़ रहा है सर। देखो, इसमें साइज इतना था, इसमें इतना है, इसमें इतना है, और इसमें इतना है। तो टॉप से बॉटम आते वक्त, टॉप से जब आप बॉटम आओगे, ठीक है, जब आप टॉप से बॉटम में आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो आप कुछ ना करिए, यहाँ पे लिखिए एटॉमिक, ठीक, साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, टॉप से बॉटम में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक साइज के साथ साथ बढ़ने के क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 एटॉमिक नंबर, ठीक है, और एक ही नंबर 1, एक ही प्रोटॉन था। इसमें 3 है, इसमें कितने हैं, 11, इसमें कितने हैं, 19, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम में, उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। मतलब अगर आप देखो तो चार्जेस, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस काहे से मिलके बना होता है, स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था, न्यूक्लियस किन 2 चीजों से मिलके बना होता है, एक बना होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। टॉप से बॉटम आने पे आप देखो कि उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्या, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर आप टॉप से बॉटम में आ रहे हो, आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो आपका प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तब तो ये होना चाहिए कि सर अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज कहोगे सर न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझिए। ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं रहा है, आप नीचे आ रहे हो, प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। प्रोटॉन से बना है काहे से, न्यूक्लियस काहे से मिलके बना है, सॉरी न्यूक्लियस किस से मिलके बना है, न्यूक्लियस मिलके बना था आपका न्यूक्लियस किस चीज से मिलकर बना था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज ही नहीं होता, प्रोटॉन में ही चार्ज होता है। तो भाई अगर आप देखो प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, मीन्स टू से दैट कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस काहे से मिलकर बना है, प्रोटॉन से, और प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है बिल्कुल। लेकिन आप एक और ये भी चीज तो देखो, अगर प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है
तो एटॉमिक साइज भी तो बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज उस अमाउंट में नहीं बढ़ पा रहा है जिस अमाउंट में उसका साइज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियस अपनी पकड़ खो रहा है अपने आउटर मोस्ट शेल पे जैसे जैसे नीचे आ रहा है। समझ रहे हो ये बात? ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर में चार्ज नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वो अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा क्योंकि उसकी जो साइज है ना वो ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, बाई चांस ये पेन था यहाँ पे, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर अभी साइज इतना हो जाए, भले इनकी पावर बढ़ जाए, इनकी पावर भले बढ़ जाए, इतनी थोड़ी ना बढ़ गई है कि इतनी दूर को कंट्रोल कर लेंगे। तो सेम चीज, भले इसका एटॉमिक चार्ज बढ़ रहा हो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा हो, लेकिन ये अपनी लूज कर रहे हैं पकड़ आउटर मोस्ट शेल पे। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत गेन हो रहा है। तो जब आप टॉप से बॉटम जाते हो, एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज उसकी आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, ये बात समझिए। आउटर मोस्ट शेल पे जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता टॉप से बॉटम में आते वक्त। इसका नुकसान, इसके फायदे देखिए क्या है। यहां तक समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद आते हैं जरा मेटालिक कैरेक्टर। देखिए मेटालिक कैरेक्टर हमने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कि कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कौन कितनी कर रहा है, भैया ले जाओ मेरे पास से, ले जाओ जल्दी से। ठीक है, कौन कर रहा है? इतना दानी दाता कौन है समाज में जरा? तो सोडियम ने कहा, जैसे सोडियम है, कह रहे हमसे, हम कह रहे हैं हमसे ले जाओ, फौरन ले जाओ। ठीक, तो ऐसा ये लोग क्या हैं? अच्छे मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं। मेटल क्या कहते हैं कि हमसे आओ और इलेक्ट्रॉन को फौरन ले जाओ। ठीक, तो जो जिसमें जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, वो उतना अच्छा मेटल है। वो उतना अच्छा मेटल कह सकते हैं कि भैया चलो ठीक है ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात समझ में आई ना? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, कुल मिला के इतनी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो मेटल है। 100 की एक बात, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो मेटल है। अब कौन कितनी जल्दी दे रहा है? देखिए इसमें आप देख रहे होगे कि इसका साइज कैसा है। अब यहाँ पे अगर हम आपसे कह दें कि इनके पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, आप किस इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी इजीली रिमूव कर दोगे? आप सीधी सी बात होगा, आप कहोगे सर ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव किया जा सकता है। आप क्या कहोगे? ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो फिर हम पूछेंगे क्यों? तो आप बताओगे सर इसका साइज बहुत बढ़ गया है, इसका साइज बहुत बढ़ गया है। साइज बढ़ने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है इसको पकड़ के नहीं रख पा रहा है। ये जो न्यूक्लियस है इस अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पा रहा है, आप ये कहोगे। फिर हम आपसे पूछेंगे अरे नीचे आते वक्त इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस तो स्ट्रांग होगा ना। तो आप कहोगे सर इतना स्ट्रांग नहीं हो गया है कि वो आउटर मोस्ट शेल की अपनी पकड़ को बनाए कर रख पाए। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हो साइज बड़ा होता है, साइज बड़े होने की वजह से उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है अपने आउटर मोस्ट शेल पे। यहाँ पे क्या पकड़ कमजोर होगी? वो न्यूक्लियस के जस्ट बगल में रखा हुआ है उसका इलेक्ट्रॉन, ये इनको बांधे हुए है कि सजना तुम ना जाना रे। ठीक, तो ये तो नहीं जाने वाला है। अब ये थोड़ा और दूर है, ये थोड़ा और दूर है, ये थोड़ा और दूर है। तो सीधी सीधी बात ये, जैसे दूरियां बढ़ती हैं वैसे इंसान दूसरे के खिंचाव में आ जाता है। ठीक है ना? इसीलिए दूरियां ना बनने दीजिए, वरना कोई आएगा इनको लेके चला जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात हमने क्या सीखी कि जब आप टॉप से बॉटम में आते हैं तो क्या होता है? आपके इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, और जैसे बढ़ जाती है आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो समझ में आ गया होगा मेटालिक कैरेक्टर की क्या बात है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर की, मेटल की पावर क्या होती है? मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर कैसे होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया होगा तो वाइस एंड वर्सा क्या चीज घट गई होगी? मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ा होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ होगा? डिक्रीज हो गया होगा। हो गया होगा, मानते हैं? अब एक बात और, मेटल कौन सी ऑक्साइड बनाता है? मेटल बनाता है बेसिक ऑक्साइड। क्या कौन सी ऑक्साइड बनाता है? बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो अगर मेटल बनाने, मेटालिक जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम में आते हो और मेटालिक पावर इंक्रीज हो जाती है तो आपकी बेसिक ऑक्साइड बनाने की भी पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। और नॉन मेटल क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। तो एसिडिक ऑक्साइड बनाने की क्या होगी? कैपेबिलिटी घट जाएगी। समझ में आ गई ये बातें? अब मेटल, नॉन मेटल, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया। अब जरा आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था कि इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी आप रिमूव कर पा रहे हो। ठीक है ना? आउटर मोस्ट, सॉरी ये भी नहीं, आयनाइजेशन पोटेंशियल था कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है,
क्या, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं इसमें किस इलेक्ट्रॉन को सबसे मुश्किल तरीके से आप निकाल पाओगे। आप कहोगे सर ये वाला। फिर हम पूछेंगे तुमसे क्यों ही ये वाला बोला, ये वाला क्यों नहीं। तो आप बताओगे सर बात कुछ ऐसी है कि ये जो आउटर मोस्ट के बगल में है ना, इसकी जो शेल है ना वो न्यूक्लियस के बहुत पास है। आप क्या बताओगे, कहोगे सर ये जो न्यूक्लियस के बहुत पास है, बहुत पास होने की वजह से ही ये कमबख्त नहीं निकलेगा, इसके पास से चिपका रहेगा। और आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर हम इसको निकाल के ही मानेंगे, निकाल के ही मानेंगे। तो आप यहाँ पे क्या, इसको निकालने के लिए आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी ज्यादा हुई, इनकी ज्यादा हुई क्या इनकी ज्यादा हुई। तो आपने कहोगे सर मैं तो कह ही रहा था कि इसकी ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना, इसकी ज्यादा होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी ज्यादा क्यों होगी, देखो भाई न्यूक्लियस की पकड़ इसके ऊपर क्या मजबूत नहीं रह गई, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो चुका है इसके प्रोस्पेक्टिव में। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत बढ़ चुका है। अब एटॉमिक साइज बहुत बढ़ चुका है तो इसके ऊपर पकड़ कमजोर हो गई। अब पकड़ कमजोर हो गई, कोई भी आएगा फटाक से इनको लेके निकल जाएगा, फटाक से इनको लेके निकल जाएगा। और इनको निकालने में क्या उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन ऊपर तो लगानी पड़ रही थी। क्यों, क्योंकि वो उसके बहुत बगल में था। इसीलिए कहते हैं जब लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसके करीबियों को निकालना, उनके साथ के लोगों को तोड़ना बहुत आसान होता है। अब इनको लेके फटाक से निकल जाएगा, एनर्जी ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, इनमें लगानी पड़ रही थी क्योंकि इनके बगल में बैठा हुआ था। तो ये बात है सिंपल सी। जैसे आप टॉप से बॉटम में आओगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, सेम भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, किसी को जब आप कहीं पे जाके जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि क्लोरीन है, क्लोरीन के टोटल 17 होते हैं, पहली शेल में 2 देन 8 देन 7, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसके अंदर से कोई एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी रिलीज को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक, तो भैया बात सिंपल सी ये है कि जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल रहे हो, कम एनर्जी लगाने पे निकला जा रहा है ना, ऊपर ज्यादा एनर्जी लग रही थी निकालने में, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ऊपर ज्यादा एनर्जी लग रही थी आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी क्या हुई, कम हो गई। अब अगर ये बताओ यहाँ का एनर्जी निकालने पे क्या हो रही, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लेके उड़ जाएं, ठीक है, तो यार वाकई में उड़ गए हैं, ठीक, इसको लेके अगर उड़ जाएं तो क्या होगा, बहुत आसानी से एनर्जी बहुत कम एनर्जी लगेगी। अब जब इसको निकालने में कम एनर्जी लग रही तो सीधी सी बात इसको कहीं ना कहीं ऐड करने में भी कम लगेगी। तो बस इतना आप जान लो, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इतना काफी होगा टॉप से बॉटम में। यही सब चीजें ट्रेंड पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर में। अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो आपको कहीं कुछ और नहीं पढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की आपको ये चीज समझाने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जिनको समझना है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज का, टॉप से बॉटम में ये ले लें और इससे ये याद कर लें। हम एक बार और आपको एक चीज ये बताते हैं कि इसको मेमोराइज कैसे करें। ठीक है, आप ऐसे मेमोराइज करो, इसको देख के ये फिगर याद रहना चाहिए। आप इस फिगर को देखोगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि भैया एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। भैया एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, साइज बड़ा हो रहा है तो मतलब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं कि उसके न्यूक्लियर चार्ज को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि उसकी पकड़ मजबूत बनी रहे लास्ट तक। तो कुल मिला के न्यूक्लियर चार्ज उसकी आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो अब कहते हो कि सर पकड़ कमजोर हो गई, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, कोई भी उसका इलेक्ट्रॉन आएगा निकाल के लेके चला जाएगा इजीली। तो जैसे जैसे मतलब नीचे आते हैं वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता होगा, घट जाता होगा। अब मेटालिक कैरेक्टर, मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब मेटल अगर नीचे नीचे मजबूत हो रहा है, जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम में आ रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाने की कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है। फिर अगर और आ जाए, अब अगर बात करें नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, मतलब नॉन मेटल क्या बनाता है, एसिड एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, तो एसिडिक ऑक्साइड बनाने की कैपेबिलिटी घट रही होगी। सेम एज अब अगर हम देखते हैं इसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल
जब न्यूक्लियर चार्ज, देखो सारी कड़ी क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज याद रखोगे तो सब याद रहेगा। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर भाई साहब घट रहा है तो आपकी पकड़ कमजोर हो गई। पकड़ कमजोर होने का मतलब इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव नहीं होगा। ठीक, तो जहां से इजिली रिमूव हो रहा है यहाँ से नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे और तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज कमजोर होता जा रहा है, पकड़ ढीली होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम लग रही है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है। अब ये दिमाग में एक चीज याद रखना, एक और शॉर्ट ट्रिक बता दें, दिमाग में सुनिए। आप सिर्फ ये ध्यान कर लो, अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चारों ही आपस में रिलेट कर रहे हैं। अगर ये बंदा डिक्रीज हो गया तो ये तीनों भी डिक्रीज होंगे। ऐसे याद कर लो, मतलब एक को याद कर लिया, बाकी तीन अपने आप ऑटोमेटिक याद। ठीक है, चलिए भाई, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग जरा लेफ्ट से राइट तक का ज्ञान देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ओके ओके, खुद ही ओके बोलना पड़ रहा है अकेले में। चलो भैया, चलो भैया, अरे भैया चल जा। हाँ ठीक है भाई, देखते हैं जरा। अब देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, ये एक पीरियड लिखा हुआ है। ठीक है, पीरियड वाइज लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है, सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, तो 2 8 7, सॉरी 7 लिख दिया, अरे ये 1 है। फिर सोडियम के बाद क्या है, मैग्नीशियम। मैंने कहा था 1 से 30 तक पढ़ लीजिएगा एलिमेंट, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और उसके बाद 18 17 16 ग्रुप, लाइन वाइज ऐसे याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम में कितना होता है, 12, मतलब पहले 2 8 2, देन उसके बाद क्या आता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में कितना होता है, 13 2 8 3, देन एल्युमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन में कितना होता है आपका, 14 2 8 4। सिलिकॉन के बाद क्या आता है, फास्फोरस। फास्फोरस में कितना होता है, 15 2 8 5। उसके फास्फोरस के बाद क्या आता है, सल्फर। सल्फर में कितना होता है, 16 2 8 6। देन उस सल्फर के बाद क्या आता है आपके, क्लोरीन, 17 2। ठीक है अब इधर देखो, 2 8 और 7, देन उसके बाद आर्गन। ठीक है, क्या होता है, 18, क्या होता है, 18 2 8 8। ओके, ये बात रही। क्या ड्राइंग है भाई, क्यों कर रहा हूँ, डिजाइन में बना रहा हूँ, पता चलेगा आपको। अब देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हो, अच्छा ये इरेज कर देते हैं, जिसने स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले चुका होगा। ठीक है, तो अब हम उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है यार, ना इरेज करते हैं, चलो छोड़ो, अब इतना इरेज हो गया तो हो गया। एटॉमिक चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, और हमने क्या लिखा था, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है तो ये बेसिक ऑक्साइड क्या है, बढ़ेगी, और एसिडिक ऑक्साइड घटेगी, यही सब लिखा था। ठीक है, फर्क पता चलेगा ना आपको, क्या पता चलेगा, फर्क पता चलेगा। अच्छा लेफ्ट से राइट में जाते वक्त आपका जो साइज होता है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इसका बड़ा होता है। अब समझिए ऐसा क्या है। देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, अच्छा टॉप से बॉटम जाते वक्त आपने ये देखा कि सर इसमें तो शेल बढ़ रही थी तो साइज बढ़ गया। मान लेते हैं इसमें तो शेल बराबर हैं, सब में 3 शेल हैं। ठीक है, 3 शेल हैं तभी तो। चलिए एक बात और यहाँ से याद आ गई तो याद दिला देते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या बताने की कोशिश करते हैं, पीरियड। ठीक है, और ग्रुप वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, ग्रुप आपका ग्रुप क्या बताने की कोशिश करता है, ग्रुप बताने की कोशिश करता है। आपका ये जो ग्रुप होता है ये क्या बताने की कोशिश करता है, ग्रुप आपका बताता है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या वाइस आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। ओके,
चलिए, साइज डिक्रीज होने का क्या रीजन है? देखिए, सब में 3-3 शेल्स बनी हुई हैं, फिर भी इसका साइज डिक्रीज करने का रीजन क्या है? रीजन भैया सिंपल सा है कि देखिए उसकी आउटर मोस्ट शेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का मतलब क्या है? उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या है? प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है। और न्यूक्लियस काहे से मिलके बना था? अब ये लिख लीजिए, ये लिखा कि नहीं लिखा, मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने लिख लिया है, ठीक, अब दूसरी चीज क्या है जो हम बता रहे थे? हमने बताया था कि भैया ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस काहे से मिलके बनना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ठीक है? ये क्या है आपका? न्यूक्लियस, ठीक है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मतलब प्रोटॉन भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे मतलब प्रोटॉन भी बढ़ रहा होगा, और प्रोटॉन का बढ़ने का मतलब क्या? न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो रहा है। तो मतलब जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज, यस, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? अरे भैया, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के स्ट्रांग होने की वजह से उसकी जो शेल्स हैं वो पकड़ के क्या, वो अट्रैक्शन उनका बढ़ रहा है, और जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ रहा है वो अपनी शेल्स को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने की वजह से शेल्स क्या हो रही हैं? पास आ रही हैं। तो 100 की बात ये है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होगा वो अपनी शेल को अट्रैक्ट कर लेगा, और साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि एटॉमिक साइज क्या हो जाता है भाई? एटॉमिक साइज गिर जाता है। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे कहा था बेटा, यहां पढ़ लेना तो काम आएगी। क्या आपने उसको ध्यान दिया? और अगर नहीं दिया तो अब दीजिए, कृपया करके अब ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमने कहा था ऐसे याद कर लो कि अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो रहा है, मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब क्या हो रहा होगा? ये सब भी बढ़ रहा होगा, ठीक है? अच्छा, लेफ्ट अब कैसे बढ़ रहा होगा? सर एक एग्जांपल दीजिए, वरना हम नाराज हो जाएंगे। ठीक है भैया, नाराज नहीं होना। देखो, अब आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था पढ़ा? इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो इतनी बार रिपीट करे दे रहे, अब भी नहीं आएगा तो भैया मालिक आपको नहीं आ सकता, ठीक? आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब ये खुद आप अपने आप से बताओ, जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज से ही तो होता है ना, क्या न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाओगे कि नहीं? ये जैसे बंदा है, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, इसका चार्ज स्ट्रांग हो रहा है, तो ये इस पे क्या करेगा? ज्यादा पकड़ बनाएगा फिर, और जितना ये पकड़ ज्यादा बनाएगा, आप यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन लेके जा पाओगे? मजाल है तुम ले जाने दे। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे वो मजबूत हो रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने देगा। तो बात ये है, जब लेफ्ट से राइट जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब तुम्हारे लिए जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज उधर जाते वक्त बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में होगी मुश्किल, और मुश्किल होगी तो तुम एनर्जी ज्यादा लगाओगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब एनर्जी ज्यादा निकालने में लग रही है तो कहीं जाके वो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो सीधी सी बात है कि जब जहां ऐड होगा वहां एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी, ठीक? उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? ये चीज हम बता रहे थे। ओके, तो आपने ये ट्रेंड पढ़ लिया। अब जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो चार्ज क्या हो रहा है? फिर से एक बात पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट जाते वक्त चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज हमारा बढ़ रहा है। कौन सा चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझिए, न्यूक्लियर चार्ज मतलब वो चार्ज नहीं, न्यूक्लियर चार्ज फॉर द जैसे कि उसकी आउटर मोस्ट शेल के लिए, न्यूक्लियर चार्ज उसकी आउटर मोस्ट शेल के ऊपर बढ़ रहा है, उस शेल को और खींच पा रहा है, ये कहने का मतलब है, ठीक है? न्यूक्लियर के जो चार्ज हैं वो आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी शेल को पकड़ के खींच रहा है और वो साइज छोटा हो रहा है, ठीक? अब जब साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या तुम इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ठीक? तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेबिलिटी तुम्हारी गिर जाएगी। तो मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। नॉन मेटल कैसी बनाती हैं? एसिडिक,
एसिडिक क्या ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बनाने की वो बढ़ जाएगी। और मेटालिक कैरेक्टर में क्या है, बेसिक ऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड बनाने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये नॉन मेटालिक हमने तो लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, तुम मत लिख देना, तो पता चले 4 दिन बाद खोलो ये एनएमसी क्या था, कुछ होगा। ये सब नहीं होना चाहिए, तुम पूरा लिखना, हम काहली कर सकते हैं, तुम नहीं, तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट से राइट, टॉप टू बॉटम, मतलब जो इधर पढ़ा उसी का वाइस एंड वर्सा इधर देखने को मिल गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इससे याद करो, आपको रीजन पता होना चाहिए, रीजन आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। और देखने को हमको ये भी मिल गया, बस हमने एक आसानी के लिए आपको एक चीज ये बता दी कि न्यूक्लियर चार्ज गिर रहा है तो ये सब भी डाउन हो जाएंगे। लेकिन भैया मेन चीज है रीजन। भले आप इस वीडियो को छोटा छोटा करके देखो, 10-10, 20-20 मिनट का देखो, 20 मिनट का तो ले सकते हो ना लेक्चर एक साथ, तो 20 मिनट का देखो, लेकिन समझ के करो। ये बेस है, कोर है, इसके बिना आने वाले चैप्टर्स में बहुत मुश्किल होगी अगर ये नहीं आता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अच्छा, अब हमने लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम क्या होता है पढ़ लिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, निगेटिविटी क्या होती है, ठीक है, सब चीजें देख ली हैं, ठीक। चाहो तो अब इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, देखो, क्योंकि इसमें लेफ्ट से राइट का भी लिखा हुआ है, टॉप से बॉटम का भी लिखा हुआ है ना। अब लिख सकते हैं, अब अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जबरदस्त सा, ठीक, अगर मन हो, और ना हो तो कोई बात नहीं, बेमन से भी ले लीजिए, लेना तो पड़ेगा आपको ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। पढ़ लिया एटॉमिक साइज, टॉप टू बॉटम, ये सब क्या होता है। चलिए एक्सेप्शन भैया, चलिए एक्सेप्शन दिए गए हैं कुछ, देखते हैं, इनको पढ़िए। क्या है एक्सेप्शन, क्या लिखा है, द साइज ऑफ द इनर्ट गैस आर बिगर, दिस इज बिकॉज द आउटर मोस्ट। देखो भैया सीधी बात है, हम ही बता देते हैं तुमको। अभी हमने तुमको क्या बताया था यहाँ पे, अभी हमने तुमको क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज छोटा हो रहा है, लेकिन इनका साइज छोटा नहीं है। क्यों, इनकी आउटर मोस्ट कंप्लीट है, इनका जो एक साइज है वो बना है, वो इनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो पीरियोडिसिटी को नहीं फॉलो करेंगे। वो कह रहे भैया तुम करो लेना देना, मेरा तो काम बन गया है, मैं बना हुआ हूं, मुझे तुमको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम कैसे क्या हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। आयनाइजेशन पोटेंशियल में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनर्ट गैसेस हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने फिर से बता रहे हैं, जिसने नहीं सुना है अभी भी नहीं सीख पाया तो सीख नहीं पाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है वो, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वो, ठीक है। तो एक बात बताओ, इनर्ट गैसेस में क्या तुम इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, निकाल पाओगे नहीं ना, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीट है, स्टेबल है, ऑक्टेट के रूल को फॉलो कर रहा है, तो उसमें से तो तुम इलेक्ट्रॉन निकालने से रहे, या निकालना बाई चांस मान लेते हैं तुम ब्रह्मास्त्र लेकर आ गए निकालने के लिए उसका, तो सीधी बात यह है कि अब उसको निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और यही एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसीलिए उन्होंने बोला कि इनर्ट गैसेस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता दिया, जब इलेक्ट्रॉन कहीं जाके ऐड होता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। क्यों जीरो होती है ये जानिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जाके ऐड हो तब एनर्जी रिलीज हो। इनर्ट गैस में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, अरे भैया वो तो पहले कंप्लीट है, काहे ऐड करेंगे, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है। और हैलोजेंस की, हैलोजेंस को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और देखो जब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसमें सबसे बढ़िया आदमी कौन होगा, जिसको एक चाहिए होगा। क्यों, एक कोई भी दे देगा, एक ईजिली मिल जाएगा, 2-3 नहीं मिलते थे जल्दी, है ना। तो सीधी सी बात है, हैलोजेंस को क्या है, एक चाहिए। आप साइज में भी देख लो, आप ट्रेंड को भी देखोगे तो ट्रेंड में क्या था, ट्रेंड में भी साइड में सबसे आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। हमने क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा हाई किसकी होगी, 17 ग्रुप की, हैलोजन ग्रुप की। 17 ग्रुप को ही हैलोजन ग्रुप कहते हैं, अगर याद हो तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इनकी होगी। ये बात पढ़ लिया। चलो भाई ये हो गया भैया। चलो मेटालिक नॉन मेटालिक, यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी वही चीज फॉलो करेगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, पहले ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, और 17 ग्रुप को क्या कहते हैं, हैलोजन। अब अल्कली मेटल का जो पहला ग्रुप होता है वो सब लोग एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं, और हैलोजन के जो सारे बंदे होते हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये दोनों बहुत अच्छे एक दूसरे के लिए बने हैं,
ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए चाह रहे हैं ना कि कोई आए हमसे एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ये कह रहा है कोई आए हमसे एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दे, तो इन दोनों का वही है, जोड़ बन गया है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इन सबकी लो होती है, उन सबकी क्या होती है, हाई होती है। अब ये तो आपने ग्रुप में ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, ये सारी चीजें आपने क्या है जब ट्रेंड पढ़ाया है हमने तो ये पढ़ रखी। कंपाउंड फॉर्मेशन ये जब आप वो पढ़ोगे, ये एक बार और डिस्कस करेंगे हम लोग, कब, केमिकल बॉन्डिंग में, इसको और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको तो मालूम होगा आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी क्या है और इनकी क्या है। अभी हम लोग ने पढ़ा डाउन, टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप क्या होता है, ठीक है। अब चलिए भैया, अब ये सब तो हो गया, आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या है, यहाँ पे पहले ग्रुप को क्या कहते हैं, सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, 3 से 12 वाले को क्या कहते हैं, 17 ग्रुप को क्या कहते हैं, 18 ग्रुप को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं नोबल गैस क्या है, मेटलॉइड्स क्या है, ये सब उनके नाम दे दिए गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, क्वेश्चन में क्या खैरियत है, कुछ कर पा रहे हैं, इतना पढ़ने का कोई मतलब है। तो पढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ हैलोजन। हैलोजन कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 17। 17 के आउटर मोस्ट में कितना होता है, 7, ठीक है ना। विथ रेफरेंस टू द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, समझ में आया ना, नहीं आया तो जाके 17 ग्रुप देख लीजिएगा। 17 ग्रुप क्या होता है, हेलोजन कहते हैं, हमने कहा था ना, ग्रुप नंबर 17 याद कर लेना, उसको हेलोजन ग्रुप कहते हैं। हेलोजन में कितना होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, ये सब होते हैं, सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जस्ट अभी पढ़ा है। ये देखिए हेलोजन ग्रुप 17 होता है, 17 का मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब विथ रेफरेंस टू द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू। चलिए भाई, अगर क्वेश्चन ना दिख रहे हो इसको जरा बड़ा करते हैं, ये और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, बस इतना बड़ा काफी है। विथ रेफरेंस टू द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या बात सही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज लेफ्ट टू राइट। क्या साइज बढ़ते हुए दिखाया मैंने आपको, नहीं दिखाया, तो भैया गलत है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। लेफ्ट से राइट जाते वक्त क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते वक्त एक चीज होती है, वो क्या होती है, साइज छोटा होता है। साइज छोटा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुश्किल होती है, न्यूक्लियर में मुश्किल होती है, मतलब हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी निकालने के लिए। मतलब सच की बात यह है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगला, प्रेडिक्ट द ग्रुप एक्स एटॉमिक नंबर 16। भैया एटॉमिक नंबर जिसको 16 आता है कृपया करके नाम लिख दीजिएगा। वैसे तो आंसर क्या है, सल्फर। मेरे बताने से पहले जिनके जिनके दिमाग में आ गया समझ लो सही रास्ते पे जा रहे हो। अच्छा, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग। देख लिए, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, वाह 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 भैया, ये क्या बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ रहे हो ना, दिमाग में आया कि नहीं आया। जैसे ही तुमने पढ़ा अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट्स, ये तो फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ये भी बता देते हैं। बाई चांस ले लिए, इसका आंसर देखिए, क्लोरीन के क्या होते हैं, 17 होते हैं, पहली शेल में 2, देन 8, देन 7। अब ये बताओ, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, जैसे कि क्लोरीन को इस वक्त कितने चाहिए, क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या है, 7 है। समझ में आया, ओके, समझ में आ जाना चाहिए। तो असल में पूछा यहाँ इन्होंने पूछा क्या, हमें मैटर तो वो है ना, मैटर ये है उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने पूछा द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। जो आउटर मोस्ट शेल में एटम के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसको भाई साहब बोलते हैं वैलेंस, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, अब जरा देखते हैं, जरा ये हो गया। उसके बाद rewrite the sentence in correct greater the ionization potential of a potassium is that of the sodium। पोटेशियम कहाँ पे आता है, सोडियम क्या आता है, सोडियम पोटेशियम कहाँ पे आता है, अगर आपको मालूम है तब आप कर लोगे। आपको मालूम है कि सोडियम आता है ऊपर, उसी के जस्ट नीचे होता है पोटेशियम। मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी आउटर मोस्ट उसकी पकड़ क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। किसकी पकड़ कमजोर हो गई है, पोटेशियम की ज्यादा कमजोर होगी। अगर पोटेशियम की पकड़ इनके कंपैरिजन में ज्यादा कमजोर है तो पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत आराम से बताते हैं। देखिए, साइज बढ़ने का मतलब
साइज बढ़ गया मतलब न्यूक्लियस ने अपनी पकड़ क्या कर दी, इस पे लूज कर दी है। मानते हैं? अगर न्यूक्लियस ने अपनी आउटर मोस्ट शेल पे पकड़ को लूज कर दिया है तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत आसान है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना अगर बहुत आसान है तो हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम लगानी पड़ेगी। तो जब कम लगानी पड़ेगी तो पोटेशियम की कम होती है, सोडियम की ज्यादा होती है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम इज लेस दैट ऑफ द सोडियम। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब अगर भैया हमने कहा था ना, आपसे कुछ बातें कही थी, हमने कहा था पहले ग्रुप को लाइन वाइज याद कर लो, दूसरे ग्रुप को याद कर लो, 16, 17, 18 को याद कर लो। अब देखो इसमें 17 ग्रुप को जिसको लाइन वाइज आता होगा वो कर लेगा, या जिसको 1 से 30 तक आता होगा शायद वो भी कर लेगा। ठीक, देखे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टीन, हमने इतना ही बोला था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन। अब आयोडीन क्या है, नीचे है, और टॉप से बॉटम में जाते वक्त क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। देखो हमने कहा था सिर्फ क्या याद रखना, न्यूक्लियर चार्ज। अब आप बताओ टॉप से बॉटम आते वक्त क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज कर जाते हैं। मतलब न्यूक्लियस का चार्ज असल में डिक्रीज, क्या, न्यूक्लियर का चार्ज अपनी आउटर मोस्ट शेल के प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। तो जब डिक्रीज करने लगता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, ये सब के सब क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन क्या होगी, आयोडीन नीचे है तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो डिक्रीज कर रही, ऊपर वाले की ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन भी क्या है, लेस है। द एंड ऑफ द क्लोरीन। चीज समझ में आ रही है, आनी चाहिए, बहुत सही बात है। अब अगला देखते हैं, इफ एन एलिमेंट लो आयनाइजेशन एनर्जी, अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो वो मेटालिक हुआ, नॉन मेटालिक हुआ। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रही है। अब मेटल तो मेटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जल्दी दे देते हैं। अगर मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे देता है तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। मेटल क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, और इलेक्ट्रॉन निकालना जिसमें आसान है वो उतना मेटालिक है। मतलब मेटालिक वाले बंदे की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो मेटालिक लिख दिया आपने, अरे यार, तो मेटालिक हो गया यहाँ पे। इफ एन एलिमेंट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, हेलोजन ग्रुप के होते हैं। ठीक, इन आउटर मोस्ट इट इज लाइकली टू हैव द लार्जर और स्मॉलर एटॉमिक साइज। क्या होता है, सबसे साइड में होता है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिफाइन कर दिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर दिएगा। इफ एन ग्रुप 17 इट इज लाइकली टू मेटालिक और नॉन मेटालिक, अगर ग्रुप नंबर 17 है तो क्या हेलोजन है, और हेलोजन की आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गायब, एक गायब होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वो क्या होता है, नॉन मेटालिक होता है। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है, हर एक चीज का रीजन बैक्ड है, और जिसने चार्ट को समझ लिया तो देखिए प्रीवियस ईयर कितने आसान तरीके से हुए जा रहे हैं। राइट द मिसिंग वर्ड फ्रॉम दोस ऑफ द ब्रैकेट इफ द एलिमेंट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अच्छा अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में अगर कितना 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो कौन से ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप नंबर 1 की बात हो रही है, अल्कली मेटल की बात हो रही है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं, तो वो क्या है, मेटालिक है। अच्छा अब क्या है, अल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देखिए हर टाइप का हम एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आपको सोचना है कैसे है उस क्वेश्चन में, ये बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अल्युमिनियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ठीक, सबसे पहले इधर क्या देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर इधर अल्युमिनियम आता है। ठीक, अल्युमिनियम, फिर क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम कहीं यहाँ होता है, और फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, और हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, पोटेशियम, कैल्शियम, 1920। अच्छा अब क्या पूछा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को देगा या जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक, तो एक बात बताओ, कौन ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, साइज क्या होता है टॉप से बॉटम में। अगर आप ऐसे देखो लेफ्ट से राइट देखोगे तो आपको पता चलेगा भैया न्यूक्लियर चार्ज किसका स्ट्रांग है, इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है, और इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम स्ट्रांग है। इन दोनों के सिवा अगर हम कंपैरिजन कर लें तो जिसका ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या होगी,
ज्यादा होगी इनके कंपैरिजन में। तो पोटेशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन टू क्या, अभी तो कैल्शियम के उसमें। अच्छा, अगर इन दोनों की बात कर ली जाए, पोटेशियम और सोडियम की, इसमें साइज किसका बड़ा है, पोटेशियम का ज्यादा बड़ा है और इनका छोटा है ना। तो अगर इन दोनों के भी प्रोस्पेक्टिव में बात कर लिया जाए, अब जरा इनको मिटा देते हैं, इनको रफ कर दिया अपन ने, और इसको आप स्लोमो में करके सुन लेना अगर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप सोडियम और पोटेशियम में देखोगे तो जैसे टॉप से बॉटम में आते हो, इसको जरा रफ करते हैं, उन दोनों का डिसाइड किया, अब हम इन दोनों का देखते हैं। जब आप टॉप से बॉटम में आते हो तो आप क्या देखते हो कि साइज बढ़ता है, तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, एक न्यूक्लियर चार्ज इनका मान लिया, एक न्यूक्लियर चार्ज इनका देख लेते हैं। इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, साइज बड़ा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जिसका ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो रिएक्टिव क्या होगा उसके कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो सोडियम इनके कंपैरिजन में न्यूक्लियर चार्ज के मामले की वजह से क्या पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत ध्यान से समझो, इन दोनों में साइज किसका बड़ा है, इन दोनों में साइज अगर आप देखोगे ध्यान से तो साइज इनका बड़ा है, इनका साइज बड़ा है मतलब क्या है, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट में पकड़ इनकी क्या है, कम है। तो ये क्या करेंगे, इजिली इलेक्ट्रॉन को देंगे इनके बजाय, तो इनसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुए, ये हुए, तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव हुए। अच्छा, कैल्शियम से ज्यादा हुए कि नहीं हुए, कैल्शियम से ज्यादा हुए कि नहीं हुए, ये है। तो अगर आप देखो कैल्शियम से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक, यही चीज इस क्वेश्चन को टफ बनाती है। अब कैल्शियम का 20 है ना। अब एक चीज देखिए, जैसे कि सॉरी हम लोग ने क्या देख लिया, हम लोग ने देखा कि ये जो नाइट्रोजन क्या है, सॉरी एक बार देखें, पोटेशियम अल्युमिनियम, अरे यार देखो हम सोडियम के प्रोस्पेक्टिव में समझा रहे हैं। चलिए फिलहाल आप देखिए पोटेशियम, फिर है यहाँ पे अल्युमिनियम, यहाँ पे क्या है, नेग्लेक्ट करिएगा लेकिन वो सब बातें भी दिमाग में रखिएगा, काम की ही है, ठीक। इधर अल्युमिनियम, तो अगर आप देखिए सोडियम पोटेशियम, और अल्युमिनियम ऊपर होता है और उस तरफ होता है, उस तरफ होने की वजह से उसका साइज क्या है, कम है। साइज कम है मतलब क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, और बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने का मतलब ही क्या है, उसकी रिएक्टिविटी इन दोनों के कंपैरिजन में कम है। तो अल्युमिनियम, फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम, और फिर कह सकते हैं पोटेशियम, और लास्ट में क्या है आपका Mg, मैग्नीशियम, ठीक। हमारे बेटा मांगे कार, Mg और कैल्शियम में देखिए, Mg और कैल्शियम में किसकी वो ज्यादा होगी, इनकी। ये क्या होंगे, ये लेस रिएक्टिव होंगे देन दिस, क्यों, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, इनके कंपैरिजन में साइज बड़ा है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इनसे मुश्किल है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो Mg भी कहीं यहाँ पे होगा आई थिंक, है ना। तो भाई समझ में आ गया ना, देखिए ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा, अरे यार, सबसे ज्यादा इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी, साफ साफ लिखते, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। देखिए हम आपको ये क्वेश्चन क्यों करवाया, हम बस चाहते हैं आप इस तरीके से सोचो, अगर आप इस तरीके से सोच पाओगे तभी कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट एक देख लेते हैं, एक और, ठीक है। अगला क्या है, नाइट्रोजन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, वाह। अब बेरिलियम कितने पे होता है, मेरे ख्याल से बी है 4 पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन और देन ऑक्सीजन। अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अरे भैया यही तो लगा हुआ है, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ये लेफ्ट से राइट अरेंज है कि नहीं, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, साइज छोटा होता है, और जब साइज छोटा होता है, जब साइज छोटा होता है तब आपको क्या पता चलता है, जब साइज छोटा है तो इसके न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, और न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग का होने का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन देने से रहा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मतलब जैसे जैसे आप इधर से इधर जाते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता था, इंक्रीज होता था, तो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के फॉर्म में लिख दिया हमने। समझ में आ गया अब इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करते हैं, इस तरह की पकड़ होनी चाहिए आपकी पीरियोडिक टेबल पे, तब आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, प्लीज 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 सब प्रैक्टिस करिएगा। सबसे टफ फॉर्म का क्वेश्चन यही है, अगर कोई है, ठीक, अरेंज करना। इसके बहुत से क्वेश्चन हम लोग ने पीडीएफ में डाल रखे हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा। उधर है, फिर ये देखिए
ये पूरे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका। अब ये देखिए इसमें फिर से क्या है, एटॉमिक नंबर 17 है, बताना है कि कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है। तो फिर से एक बार बता देते हैं, अगर ग्रुप नंबर 17 है तो ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 7 है तो मतलब पहले 2 8 7, ये काहे का होता है, ये होता है क्लोरीन का। और हमने याद करो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या पता चलता है, ग्रुप। तो ये ग्रुप नंबर क्या हो गया, 17। अच्छा, कुछ लोगों के दिल में क्वेश्चन नहीं उठेगा सर 17 है तो उधर देखिए, आप ध्यान से सुनो, ये चीज ध्यान से देखो। देखिए आप एस ब्लॉक के बाद क्या पढ़ते हो, एस के बाद पी पढ़ते हो, ठीक है। तो अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 3 है, तो इधर 4 5 6 7, इसलिए बोला गया, ठीक है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 का नाम क्या होता है, हैलोजन ग्रुप। और वो कैसे पता चलेगा इनका पीरियड, तो जितनी शेल्स होंगी वही क्या बताएंगी, पीरियड। भैया इतनी बार एक चीज को बता दिया है कि दिमाग में अब फिट हो जाना चाहिए एकदम, ठीक है। तो ये पता चल गया, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्स, हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूला लिखना है। देखिए ये सब हो गया, ये सब दिख रहा है ना, समझ में आ गया, जरा समझिए हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना। अच्छा फिलहाल हम ये क्वेश्चन अभी यहाँ नहीं बताएंगे, अब बताना चाहें तो बता दें, लेकिन अभी रहने दी, इसको पढ़ते हैं जरा केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अब मेटल ऑफ ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 के सारे मेटल हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म आयन मोस्ट रेडली एंड वाई, कौन सबसे जल्दी आयंस को बना देगा, बताइए कौन बनाएगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो सबसे ज्यादा आयंस को बनाएगा। और रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। याद रखिएगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो आउटर मोस्ट में उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। आउटर मोस्ट शेल पे अगर उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, मतलब उसकी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली निकलेगा, और जब इजीली निकलेगा तो वो रिएक्ट जल्दी होगा। इसीलिए जब टॉप से बॉटम में आते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो अब आप क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सार क्या होता है, ठीक। अब आप इसको देखिए जरा, बेटा मांगे कार, इस तरह पढ़ा था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रखे, ठीक। स्टेट द कॉमन फीचर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब में कॉमन फीचर क्या है, ये सब के सब ग्रुप 1 में आ रहे हैं ना, मतलब सबकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, इसीलिए ग्रुप 1 में है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर आउटर मोस्ट का अगर सेम होता है तो क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का वेरिएशन सेम होता है, ठीक है, सेम देखने को मिलेगा आपको, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 60, एन एलिमेंट Z हैज एटॉमिक नंबर 16, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक एलिमेंट Z है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है। 16 का मतलब क्या है, पहली शेल में उसने 2 देन 8 देन 6, नो 6 बोला लेकिन लिख 7 दिया हमने, देन 6, तो इसका मतलब क्या है 2 8 6 है ना। और ये क्या होता है, सल्फर, ठीक। स्टेट द पीरियड एंड ग्रुप, 6 होने की जैसे इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बताता है कि वो किस ग्रुप में है। तो किस ग्रुप में है, आउटर मोस्ट में 6 है, मतलब ये ग्रुप 16 हो गया। नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, शेल्स की वजह से हमें क्या पता चलता है, पीरियड। तो इसकी 3 शेल है, तो कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड होगा, ठीक है। ये थर्ड क्या होगा, पीरियड होगा। अब मेरे हिसाब से हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब आप देख रहे हो कि बार बार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पे फोकस करो, उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ा तुमने तो ये गलत चीज है आपके लिए। आप उस सब के सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो समझ लो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया है। अब एक चीज अब अपने ऊपर ट्राई करना, क्या ट्राई करना, सारे नोट्स को पढ़ के अच्छे से समझ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट कर लो, ठीक। फिर अपने आप से ही एक क्वेश्चन को 1 नंबर का मान लो और अपने आप को नंबर दे दो। फिर जो गलतियां हो उसको फिर से आप एक बार जाके देख लो कि क्यों गलत की हैं, काहे गलत की हैं। फिर से जाके वीडियो में समझ लो कि यहाँ पे तो ये बताया था सर इस वजह से। ये करने के बाद 2024 जब हम लोग रिवीजन करेंगे, अब जब भी ये लेक्चर सीरीज जब केमिस्ट्री की कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन कौन से ईयर के, 2026, 5 एंड 4।
सिर्फ ये बताने के लिए कि आप अगर इतना पढ़ के पेपर दोगे तो आप 100% एक क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब आता है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूं तो फिर किसी से नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने याद करने के तरीके पर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे इसके बाद। आराम करिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।